नमस्कार एवरीवन। कॉलेज शिक्षा विभाग के ज्ञान दूत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान दूत के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे समाज शास्त्र के एक और टॉपिक को। और आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक संरचना या सोशल स्ट्रक्चर जिसे हम कहें। वेल स्टूडेंट्स, आप आज की हमारी ये क्लास BA MA के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। वेल स्टूडेंट्स, सोशल शब्द तो आप जानते ही हैं। अब सोशल का क्या मतलब हुआ? मतलब कि एक साथ में कम्युनिटी फीलिंग से काम करना। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर का तात्पर्य है अरेंजमेंट, कंस्ट्रक्शन, है ना। टू बिल्ड समथिंग, किसी वस्तु का निर्माण करना। तो ये सोशल स्ट्रक्चर क्या है फिर? क्या समाज का भी एक मतलब संरचना है? वेल स्टूडेंट्स, क्या आपने समाज को देखा है? जैसे आप किसी एनिमल को देख सकते हो, आप गाय को देख सकते हो, आप अपने दोस्तों को देख सकते हो। आपकी भी एक संरचना है, आपकी बॉडी की, आपकी कॉलेज की एक संरचना है, आपके लैपटॉप, मोबाइल फोन, आपकी टेबल, सभी की एक निश्चित संरचना है। देखिए, तो क्या सोसाइटी की भी एक संरचना है? वेल, इस क्लास में हम यही समझने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सोसाइटी किससे बनती है? एज यू ऑल नो, सोसाइटी का निर्माण होता है ह्यूमन बीइंग से, इंडिविजुअल से, व्यक्तियों से समाज का निर्माण होता है। ओके, तो समाज के निर्माण की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है? आप कहेंगे कि मनुष्य, व्यक्ति। वेल स्टूडेंट्स, तो क्या एक व्यक्ति समाज बना सकता है? नहीं, नेवर। समाज के निर्माण के लिए युग्म की आवश्यकता है, डाइट, मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का इंटरेक्शन करना। लेकिन यह इंटरेक्शन एक पैटर्न में होगा। देखिए, मतलब प्रतिमानित संबंध होंगे, क्योंकि संबंधों के लिए कुछ नियम है, प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं। जैसे एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप, है ना। समाज एक अपेक्षा करता है कि इन संबंधों की प्रकृति एक विशेष प्रकार की होगी, एक सम्मान की होगी। गुरु की भूमिका होगी शिष्य को सिखाना, और स्टूडेंट की भूमिका होगी कि वह ज्यादा से ज्यादा अध्ययन कार्य में संलग्न रहे। करेक्ट? तो बच्चों, सोशल स्ट्रक्चर का तात्पर्य है पैटर्न, अरेंजमेंट ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, सामाजिक संबंधों का प्रतिमानित रूप को हम समाज की संरचना कहते हैं। वेल, संरचना का रूट वर्ड एक लैटिन शब्द है स्ट्रक्चरा। स्ट्रक्चरा लैटिन वर्ड का तात्पर्य है टू बिल्ड समथिंग, है ना, कंस्ट्रक्शन करना, किसी वस्तु का निर्माण करना। तो सोशल स्ट्रक्चर का मतलब हुआ सोसाइटी का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। ओके, तो हमने देखा कि सोशल स्ट्रक्चर का मतलब है अरेंजमेंट, लेकिन एक पैटर्न में, एक पर्टिकुलर तरीके से, एक विशिष्ट तरीके से पैटर्न के अंतर्गत बिहेवियर करने को हम सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं। देखिए, जिस सोशल एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं वह कोई रैंडम नहीं है। ऐसे नहीं कि अपने आप हो गया है, नहीं। ये हमारे पूर्वजों ने बरसों निकल गए, तो आज हमें एक इतना सभ्य समाज मिला है। ओके, तो देखिए, ये जो पैटर्न्स हैं सोशल स्ट्रक्चर के, इन्हीं के अनुसार ही व्यक्ति अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करता है। तो हम ये बात कर रहे थे कि सामाजिक स्ट्रक्चर की सबसे छोटी इकाई क्या है? इंडिविजुअल। फिर हम कहते हैं कि इंडिविजुअल से तो, अकेले से तो नहीं हो सकता समाज। फिर समाज किससे बनता है? समाज बनता है सामाजिकृत व्यक्तियों से, दो या दो से अधिक व्यक्ति जहां भी होते हैं वे सामाजिक समूह कहलाता है। तो समाज का निर्माण हुआ व्यक्तियों से, सामाजिक समूह से, सामाजिक संस्थाओं से, जैसा कि एमिली दुर्कheim कहते हैं, एसोसिएशन से, संगठनों की, जिसे हम कहें ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। विभिन्न प्रकार के समूह हैं, संस्थाएं, मूल्य, सामाजिक प्रतिमान आदि मिलकर समाज का निर्माण करते हैं। अब देखिए, समाज मतलब सामाजिक संरचना की जो हमारी अवधारणा है समाज शास्त्र में, ये जीव विज्ञान से आई है।
क्योंकि जो हमारे प्रारंभिक समाजशास्त्री थे, चाहे वे समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्टे हो या फिर फ्रेंच फिलोसोफर और सोशियोलॉजिस्ट एमिली दुर्खाइम हो, इन सब ने साइंस की टर्मिनोलॉजी को यूज किया और एक एनालॉजी या सादृश्यता को ढूंढने का प्रयास किया कि जो जीव विज्ञानों में कॉन्सेप्ट्स है उनको समाज पर किस तरह से लागू किया जाए। जैसे कि चार्ल्स डार्विन की सोशल इवोल्यूशन की थ्योरी। तो स्टूडेंट्स, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत सर हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया, लेकिन उन्होंने चार्ल्स डार्विन से प्रभावित होकर, जो चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत है ना जीवों के उद्विकास का, उसको उन्होंने समाज पर लागू किया और उन्होंने एक एनालॉजी दी, हमें एक सादृश्यता दी कि जिस तरह से जीवों का उद्विकास हुआ है सरल से जटिलता की तरफ, उसी प्रकार से मानव समाज का भी सरल समाज से जटिल समाज की तरफ निर्माण हुआ है। फ्रॉम सिंपल सोसाइटी टू मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की तरफ हम बढ़े हैं और आगे देखिए समाज हमारा बदलता जा रहा है। तो हमारी समाज की एक संरचना है, ठीक है ना। तो जीव विज्ञान में जैसा माना जाता है, माना नहीं जाता, ये फैक्ट है कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। कोशिका से की तरह ही अगर हम हमारे समाज की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वह है व्यक्ति। अब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं तो सामाजिक समूह का निर्माण होता है। और देखिए, समाज की कल्पना हम अकेले व्यक्ति से कभी नहीं कर सकते, इंडिविजुअल नहीं, एक पर्सन से सोसाइटी बनती है। मतलब सोसाइटी का बिल्डिंग ब्लॉक एक इंडिविजुअल नहीं होकर पर्सन है। पर्सन से क्या तात्पर्य है? सोशलाइज्ड इंडिविजुअल, जिसे समाज के नियम, प्रथाएं, परंपराएं आदि आती है, जो सामाजिक नियमों से काम करता है, ना कि अपनी मर्जी से। वेल स्टूडेंट्स, जिस तरह से ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है उसी प्रकार से सोसाइटी का भी स्ट्रक्चर है। तो अब तक आई थिंक आप ये बात समझ गए होंगे। और दूसरी सादृश्यता ह्यूमन सोसाइटी की बताई गई है बिल्डिंग से, है ना। जैसे कि गिडन्स भी कहते हैं, गिडन्स कहते हैं कि अ बिल्डिंग हैज वॉल्स, अ फ्लोर, अ रूफ विच टुगेदर गिव इट ए पर्टिकुलर शेप और फॉर्म। कि एक बिल्डिंग होती है ना, उसके क्या होते हैं? उसकी दीवारें हैं, उसका फर्श है, उस पर छत है, और ये सब मिलकर उसे एक संरचना प्रदान करते हैं। जैसे आपके कॉलेज की बिल्डिंग है ना, आपकी कॉलेज की बिल्डिंग है, वहाँ आपका स्टडी रूम भी है, लाइब्रेरी भी है, ये सब मिलकर ही तो कॉलेज कहलाता है। इसी तरह से हमारी जो ह्यूमन सोसाइटी है उसमें अनेक प्रकार के उप समूह हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उन सब से मिलकर ही ह्यूमन सोसाइटी है वह बनती है। तो आई थिंक आपको अब तक समझ में आया है कि सामाजिक संरचना से क्या तात्पर्य है। सामाजिक संरचना की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो देखिए, फिर से मैं बता देती हूँ, सामाजिक संरचना का निर्माण व्यक्तियों, समूहों, संस्थाओं, संगठनों, विभिन्न प्रकार की उप समूहों, कम्युनिटीज, इनके एक प्रॉपरली अरेंज्ड पैटर्न से होती है। मतलब एक क्रमबद्ध प्रतिमानित व्यवस्था से सामाजिक संरचना है वह अस्तित्व में आती है। और हाँ बच्चों, समाज की संरचना हमें दिखाई नहीं देती, ये बात कर चुके हैं ना हम। जैसे भगवान की मूर्ति आपको दिखाई देती है ना टेम्पल में, उस तरह से समाज को आप देख नहीं सकते हो किसी वस्तु की भांति, इसीलिए समाज को हम अमूर्त कहते हैं, है ना। मतलब मूर्ति की तरह, गॉड की, भगवान की, ईश्वर की मूर्ति की जैसे दिखाई नहीं देता सोसाइटी, इसलिए इसकी विशेषता क्या है? ये अमूर्त है। क्यों अमूर्त? क्योंकि इसका निर्माण सामाजिक संबंधों, सामाजिक अंतःक्रियाओं से हुआ है। सोशल एक्शंस, सोशल इंटरेक्शंस और सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंध जिन्हें कहें हम। सोशल एक्शन या इंटरेक्शन से ही तो सामाजिक संबंधों का अस्तित्व होता है ना। और सामाजिक संबंधों को हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, राइट। आपके कितने लोगों के साथ संबंध होते हैं? माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, टीचर्स, आपके फ्रेंड्स। तो क्या आप उन्हें देख सकते हैं? नहीं, लेकिन उन्हें महसूस किया जा सकता है, उनकी प्रकृति को महसूस किया जा सकता है। ओके, तो सामाजिक संरचना
की जो अवधारणा है वो सर्वप्रथम सोशियोलॉजी में सर हॉबर्ट स्पेंसर ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में प्रेजेंट की और उन्होंने समाज को सादृश्य बताया किसके, जीव के या ऑर्गेनिज्म के, और उन्होंने ये बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया कि जैसे एक बिल्डिंग की संरचना होती है वैसे एक सोसाइटी की संरचना होती है, और जैसा कि गिडन्स के बारे में भी हमने बात की थी। वेल स्टूडेंट्स, इमाइल दुर्खाइम का नाम भी इसमें लिया जाता है। इनकी बुक है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। देखिए इस तरह से अगर आप रेफरेंसेस लिखेंगे तो यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स, और कई बार तो आपके एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इस तरह के आ जाते हैं कि ये एक तरफ बुक्स होती है, एक तरफ ऑथर्स होते हैं, और आपको मैच करना होता है लेखक का नाम पुस्तक से। देखिए बहुत सारे ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कि सोशल स्ट्रक्चर के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, अपनी थ्योरीज दी है। देखिए स्टूडेंट, सोशल स्ट्रक्चर एक कॉन्सेप्ट भी है और एक थ्योरी भी है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको। हम भी बात करते हैं कि A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, मानव शास्त्री है। इन्होंने द अंडमान आइलैंडर्स में सामाजिक संरचना के बारे में बहुत ही खूबसूरत व्याख्या दी है। इनका नाम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच के साथ जोड़ा जाता है। बहुत ही स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में अगर सबसे बड़ा किसी का नाम है, कंट्रीब्यूशन है, तो वो कौन है, रेडक्लिफ ब्राउन। फिर हम कार्ल मैनहिम की बात कर सकते हैं। कार्ल मैनहिम ने सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज पर काफ़ी काम किया और इनकी पुस्तक है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। फिर हम नडल की बात कर सकते हैं। अन्य ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट में शामिल है टॉलकट पार्सन्स, एचएम जॉनसन, मेका एवर, पेरेटो, मैरियन जेलेवी, क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस आदि। ओके, तो देखिए इन स्लाइड्स को आप ध्यान से देखिए और इनके साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास कीजिए। वेल स्टूडेंट्स, सोशल स्ट्रक्चर है, ये बात हम कर चुके हैं। यू कैन रीड ओवर हियर कि सोशल स्ट्रक्चर है वो ह्यूमन एक्शंस, इंट्रैक्शंस और सोशल रिलेशनशिप से बनता है, और ये जो हमारी रिलेशनशिप है, इंट्रैक्शंस हैं, ये अक्रॉस टाइम एंड डिस्टेंस होती हैं। मतलब ये हमारे जो संबंध है ये समय और जो जगह है उसको क्रॉस करते हुए होते हैं। और आजकल तो देखो बच्चों, सोशल स्ट्रक्चर के निर्माण में तकनीक का भी बहुत योगदान हो गया है। हमारी क्लास ही देख लीजिए आप, थ्रू टेक्नोलॉजी वी आर इंटरेक्टिंग, है ना, तो ये अक्रॉस डिस्टेंस या अक्रॉस स्पेस हो गया है। फिर स्ट्रक्चर के साथ साथ देखिए हमेशा फंक्शन की बात की जाती है। कोई भी स्ट्रक्चर होता है उसका फंक्शन होता है ना। हमने बात की कि समाज की संरचना का निर्माण, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, तो इसलिए कह रही हूँ कि आपको लर्न हो जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। समाज की संरचना का निर्माण होता है व्यक्तियों, समूहों, संस्थाओं, संगठनों, है ना, समुदायों आदि के पैटर्न, आदि के मतलब पैटर्न से। ओके, तो सोशल स्ट्रक्चर जो है उसमें जो इंडिविजुअल है, ग्रुप्स है, इंस्टीट्यूशंस है, उन सभी की भूमिकाएं भी है। व्यक्तियों के समाज में कुछ पद होते हैं, जैसे मेरा पद है, मतलब मेरा की रोल जिसे मैं कहूँ, की पोजीशन जिसे मैं कहूँ टीचर। आपके की रोल क्या है, स्टूडेंट। तो बच्चों हमारे पास बहुत सारे पद होते हैं, एक समय में एक से अधिक पद भी हो सकते हैं, एक से अधिक परिस्थितियां हो सकती है जिसे हम कहें स्टेटस, जिन्हें हम कहें स्टेटस। अब ये स्टेटस आपके अर्जित हो सकते हैं, प्रदत्त हो सकते हैं, मतलब अचीव्ड हो सकते हैं। कोई स्टेटस आपने अचीव किया हो, जैसे कि आप बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट हैं, आपका अचीवमेंट है ना, आप एग्जामिनेशन पास कर कर यहाँ आए हैं। आपका जो पद है वो प्रदत्त भी हो सकता है, जैसे यू आर बोर्न एज ए बॉय चाइल्ड, है ना, आप पुत्र के रूप में पैदा हुए, आपने कुछ नहीं किया, आप महिला के रूप में, आप गर्ल चाइल्ड के रूप में पैदा किए हो, तो ये गॉड गिवन है। किस कम्युनिटी में आप पैदा हुए, कौन सी राष्ट्रीयता आपको मिली है। ओके, तो सामाजिक संरचना में पद होते हैं और पदों के साथ साथ भूमिकाएं होती है। तो सामाजिक संरचना हमें समझने में मदद करती है सोशल सिस्टम को, सामाजिक व्यवस्था किस तरह से काम करती है, सामाजिक संगठन किस तरह से काम करते हैं, और समाज किस तरह से टूटता भी है, कैसे समाज का डिसऑर्गेनाइजेशन होता है, समाज में क्या विकृतियां क्यों आती हैं, इनको समझने में, और सामाजिक परिवर्तन को समझने में कि समाज पहले कैसा था और वर्तमान में कैसा है।
ये सोशल स्ट्रक्चर की स्टडी कर कर ही हम समझ सकते हैं। फिर देखिए बच्चों, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम सोशल स्ट्रक्चर की स्टडी आखिर करते क्यों हैं? वेल, सोशल स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग हमें बहुत मदद करती है। ब्यूरोक्रेट्स को, मतलब प्रशासनिक अधिकारियों को, पॉलिसी मेकर्स को, ओके, हमारी गवर्नमेंट्स को, रिसर्चर्स को, सोशल वर्कर्स को, राइट। तो ये जो हमें नॉलेज होती है सोशल स्ट्रक्चर की, इसके द्वारा, इसकी मदद से हम समाज की समस्याओं को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए गरीबी की समस्या है, तो गरीबी की समस्या हमारे समाज की संरचना में ही तो है ना। उसके क्या कारण है, क्यों है गरीबी, गरीबी किसे कहते हैं, और इसे किस तरह से रिमूव किया जा सकता है, कौन कौन से प्रोग्राम्स चलाए जा सकते हैं। तो बच्चों, जब हम किसी समाज की संरचना को समझ लेते हैं, है ना, और वो समझेंगे कैसे कि जैसे कोई परंपरागत समाज है, उसकी संरचना अलग होगी आधुनिक समाज से। परंपरागत समाज में महिलाओं की परिस्थिति निम्न होगी, क्योंकि वहाँ पितृसत्तात्मकता है, पेट्रियार्की है। तो महिलाओं के लो स्टेटस के लिए, निम्न परिस्थिति के लिए समाज की संरचना में कौन से कारक उत्तरदायी है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो हम ये देखते हैं इस तरह की परंपराएं, दहेज की परंपरा, गर्ल चाइल्ड, मतलब बालिका को पढ़ाना नहीं स्कूल में, उनसे घर का काम करवाना, इस वजह से, या फिर उन्हें अच्छा भोजन नहीं देना, उनकी ग्रोथ नहीं होती, शारीरिक मतलब निर्माण नहीं होता उनकी बॉडी का अच्छे से, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह पाता, क्योंकि कुपोषण है, मेल न्यूट्रिशन है। तो बच्चों, ये सब समाज की संरचना देखकर ही कोई रिसर्चर समझ सकता है। तो कितना महत्व है देखिए समाज की संरचना का, इसको समझने का। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ डेफिनेशंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए लिख दी हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपनी पसंद से भी कुछ डेफिनेशंस को देख सकते हैं। एग्जामिनेशन में अगर आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, आपको कम से कम 2-3 परिभाषाएं आवश्यक रूप से लिखनी चाहिए, और परिभाषाओं के आपको कीवर्ड्स याद कर लेने चाहिए। इसे लिखने में आपको आसानी होगी। तो देखिए, टालकट पार्सन्स अपनी बुक द एसेज इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी में लिखते हैं, सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण की गई परिस्थिति और कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। तो इसमें कीवर्ड्स क्या है कि सामाजिक संरचनाओं किससे बनती है, अब तक बात भी कर रहे हैं हम, संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों, मतलब सोशल पैटर्न्स, और साथ ही प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण की गई परिस्थिति और भूमिकाओं से। देखिए, आप और मैं भी सदस्य हैं ना समाज की संरचना के, तो हमारे क्या क्या पद हैं और क्या क्या भूमिकाएं, अगर हम उनका निर्वहन एक पैटर्न के रूप में करते हैं, एक प्रतिमान के रूप में करते हैं, तो सामाजिक संरचना बनी रहती है। क्रमबद्ध रूप से अगर हम कार्य करें, और जैसे ये क्लास आपकी चल रही है, तो ये क्रमबद्ध रूप से कार्य करने का एक उदाहरण ही है स्टूडेंट्स। मैं आपको पढ़ा रही हूँ सारी बाधाओं के बावजूद कोरोना पीरियड में, और आप लर्न करने के, सीखने के इच्छुक हैं, आप लाइव देख रहे हैं क्लास को। इसे संरचना कहते हैं हम, है ना। सब काम अपने आप हो रहे हैं देखिए, क्योंकि सबकी भूमिकाएं हैं और सब अपने अपने रोल्स के अकॉर्डिंग अपनी भूमिकाओं को परफॉर्म कर रहे हैं, और इसीलिए सामाजिक संरचनाएं परफेक्ट रूप से चल रही हैं। अब इस क्लास को कोई लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, है ना। जिस सोशियोलॉजी क्लास को डॉक्टर पारुल सिंह मैडम देख रहे हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्निकल टीम्स हैं, और कॉलेज शिक्षा विभाग ऑर्गेनाइज कर रहा है। ये किसका ब्रेन चाइल्ड है आप देख लीजिए, इसके पीछे भी एक पॉलिसी मेकिंग है ना। तो ये हमारे कॉलेज एजुकेशन के जो हमारे एकेडमिक लीडर्स है, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स है, उनका ये इनिशिएटिव है बच्चों। और देखिए, आपको कितनी आसानी से पढ़ने को मिल रहा है इस दौरान। ये एक सामाजिक संरचना का ही उदाहरण बताया मैंने, सबकी परिस्थितियां हैं और सब अपनी भूमिकाओं को किस तरह से निभा रहे हैं। आइए हम दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। कार्ल मैनहीम ने आइडियोलॉजी और यूटोपिया में ये बताया है कि सामाजिक संरचना है ना, वो अंत्यक्रिया करती हुई शक्तियों का जाल है। ये याद रख लीजिए आप। कीवर्ड्स क्या है इसके, अंत्यक्रिया करती हुई शक्तियों का जाल है, पारस्परिक अंत्यक्रिया करती हुई शक्तियों का जाल है सामाजिक संरचना।
नेक्स्ट डेफिनेशन जीन्स वर्ग की आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो ये कहते हैं विभिन्न प्रकार के समूह है, एसोसिएशंस, इंस्टीट्यूशंस, इनका एक जटिल स्वरूप ही है सामाजिक संरचना। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इंग्लिश में लिखा है, अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है, आपको हिंदी में चाहिए तो आप बता सकते हैं, है ना। तो मैं आगे से कोशिश करूंगी कि आपके लिए हिंदी में भी पीपीटी बनाऊं या फिर मैं बाइलिंगुअल पीपीटी बनाऊं आपके लिए। ओके, अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर की, सामाजिक संरचना के तत्व। वैसे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है, कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के होंगे और मैं हिंदी में बोल रही हूँ, मैं बाइलिंगुअल बोल रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए वैसे भी हमारी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश तो कहीं है नहीं, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को भी मैंने बरसों तक पढ़ाया, तो वो कहते हैं मैम हमारी भाषा में हमें थोड़ा हिंदी में समझा दीजिए। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि सामाजिक संरचना के तत्व कौन से हैं। तो वेल स्टूडेंट्स, सोशियोलॉजिस्ट जॉनसन ने सामाजिक संरचना के निम्न तत्व बताए हैं। पहला है वेरियस सब ग्रुप्स। वेरियस सब ग्रुप्स जैसे कि आर्थिक संगठन, राजनीतिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन, है ना। या फिर मैं ये कहूँ कि ग्रामीण समाज अगर हम देखें तो वहाँ कैसे संगठन होंगे, पंचायत संगठन, जाति पंचायत, खाप पंचायत हो सकता है, संयुक्त परिवार, ये सब ग्रुप्स ही तो है। दूसरा उन्होंने बताया रेगुलेटिंग नॉर्म्स, मतलब समाज की कुछ नियामक मानदंड है, कुछ नियम है जिनके अंतर्गत ही हमें काम करना होता है, जैसे कि विवाह के नियम, परिवार में नियम, है ना। परिवार में किस तरह के छोटों का बड़ों के साथ किस तरह से संबंध होंगे, या टीचर स्टूडेंट के रिलेशनशिप का एक आदर्श प्रतिमान क्या होंगे, ये सब। आधुनिक समाजों की बात करें तो इन रेगुलेटिंग नॉर्म्स हुए हमारे कानून, जिन्हें हम कहें, है ना बच्चों, हमारा संविधान है, कानून है, राइट। तो ये सब रेगुलेट करते हैं, हमारी पुलिस व्यवस्था है, समाज में क्राइम होता है तो उसके लिए आपको सजा भी दी जाएगी कल्प्रिट्स को, मतलब अपराधियों को। इस तरह से समाज बना रहता है, विखंडित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि रेगुलेटिंग नॉर्म्स है, नियामक मानदंड है वहां पर। तो विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स आपस में अंतःक्रिया कैसे करेंगे, इन मानदंडों के साथ। ये मानदंड देखिए सांस्कृतिक मानदंड हो सकते हैं और कानूनी भी हो सकते हैं, ये समाज की प्रकृति पर निर्भर है। और वर्तमान समाजों में तो, वर्तमान समय में तो देखिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कानूनी नियमों का होना, और सब समाजों में आज वो है। फिर वेरियर काइंड्स ऑफ रोल्स, ये बात मैं कर चुकी हूँ कि हम सबकी कुछ परिस्थितियां हैं और हम सभी की कुछ रोल्स भी हैं, भूमिकाएं हैं, और हम देखिए सभी बहुत ही खूबसूरती से अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। चाहे वे गवर्नमेंट हो, हमारे प्रधानमंत्री जी हो, या फिर हमारी कॉलेज एजुकेशन के जो हेड है वह हो, कोई भी हो, आपकी स्कूल की प्रिंसिपल हो, हमारे प्रेसिडेंट हो, सभी अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। या फिर आपके घर में आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, मिलिट्री, हमारी सब बच्चों अपने पद के अनुरूप अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं, और इस तरह से समाज बहुत ही अच्छे से कार्य कर रहा होता, फंक्शन कर रहा होता है। और नेक्स्ट है कल्चरल वैल्यूज, कि प्रत्येक समाज की कुछ कल्चरल वैल्यूज होती है, जैसे कि सत्य, ईमानदारी, है ना, दूसरों की सहायता करना, दया, प्रेम, करुणा। हमारा आदर्श वाक्य ही है सत्यमेव जयते। तो ये जो कल्चरल वैल्यूज है ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। आप बताइए किसी भी समाज की क्या हम कल्पना कर सकते हैं अगर वहाँ वैल्यूज ना हो? नहीं कर सकते। फिर तो देखिए वह ह्यूमन सोसाइटी रहने काबिल ही नहीं रहेगी, जंगल राज जिसे कहते हैं ना, समझ पा रहे हैं ना आप। तो बच्चों, सामाजिक संरचना के तत्व का मतलब होता है उसके महत्वपूर्ण अवयव कौन से हैं, एलिमेंट्स कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं? वेरियस सब ग्रुप्स, रेगुलेटिंग नॉर्म्स, वेरियस काइंड्स ऑफ रोल्स और कल्चरल वैल्यूज। ये आप पाई चार्ट भी देख सकते हैं, पाई डायग्राम जिसे मैं कहूँ। फिर देखिए बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, हम सामाजिक संरचना की विशेषताओं को डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए मैं आपको कुछ टिप्स भी देना चाहूंगी। देखिए बच्चों, आपकी एग्जामिनेशन में आ जाता है किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में कि आप विशेषताएं लिखिए, ये आ सकता है सामाजिक समूह की विशेषताएं लिखिए, सामाजिक संरचना की विशेषताएं लिखिए, सोसाइटी की विशेषताएं लिखिए। तो आपको करना क्या है, आपने जो डेफिनेशंस याद की है सोशियोलॉजिस्ट की, वो अपने आप में देखिए विशेषताओं को समाहित किए हुए होती है।
इसलिए रटने की बजाय आपके लिए बहुत जरूरी है अवधारणाओं को, कंसेप्ट्स को समझना। तो उपयुक्त जो हमने डिस्कशन किया अभी, इससे पहले हमने सामाजिक संरचना का अर्थ देखा, हमने सामाजिक संरचना की विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं देखी, और इन परिभाषाओं और सामाजिक संरचना के अर्थ को समझने के पश्चात हम सामाजिक संरचना की निम्नलिखित विशेषताओं को पाते हैं। पहली विशेषता है एक्सटर्नल फॉर्म, बाह्य रूप। सामाजिक संरचना समाज के बाह्य रूप का बोध कराती है ना। जिसे सर हर्बर्ट स्पेंसर ने एक सादृश्यता भी बताई थी ना, ह्यूमन बॉडी से, जीव से, जिसे कहें ह्यूमन बॉडी नहीं, जीव से कोई भी जीव कह सकते, ऑर्गेनिज्म। ओके, तो ऑर्गेनिज्म की जैसे एक ऑर्गन का, देखिए ऑर्गेनिज्म का मतलब हुआ यहाँ जीव से मतलब है, यहाँ प्राणी जिसे हम कहें, जैसे कि गाय हो सकती है, मनुष्य हो सकता है ना, वो आपका कोई भी पेट हो सकता है, तो पालतू जानवर, उसकी संरचना है ना, हाथ पैर, उसकी बॉडी है ना, उसका फेस है, मुंह है उसका। उसी तरह से बच्चों, समाज की संरचना भी उसके बाह्य रूप का बोध कराती है हमें, एक आउटर फॉर्म का। दिखता तो नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में इमेजिनेशन आ जाता है। जैसे कहीं भारतीय समाज, तो आपको एक अलग ही पिक्चर नजर आएगी भारतीय समाज की, पश्चिमी समाजों से एकदम पृथक। कैसी वाली? सांस्कृतिक विविधता, बहुत ही कलरफुल कंट्री है हमारा ना, हम वी लव कलर्स, वाइब्रेंट कंट्री है हम बहुत ज्यादा, है ना बच्चों। कृषि प्रधान देश है, गांव में बसते हैं हम। ओके, राजस्थानी समाज की बात करें तो धरती धोरारी, मतलब आप डेजर्ट के बिना, हमारी डेजर्ट, हमारी रेगिस्तानी जीवन के बिना हम राजस्थान की कल्पना नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं आउट ऑफ फॉर्म की बात करती है सोशल स्ट्रक्चर, समझ में आ रहा है ना। फिर दूसरी बात है एब्स्ट्रैक्ट, ये बात हम कर चुके हैं, क्योंकि सामाजिक संरचना का निर्माण सामाजिक अंतःक्रियाओं, सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक संबंधों से होता है, जिनको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। जैसे मेरे स्टूडेंट्स का मेरे साथ रिलेशनशिप है ना, तो किस तरह का है, क्या वो दिखा सकते हैं उसे? नहीं, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसी प्रकार से आप देखिए, आपके रिलेशनशिप लोगों से अलग अलग प्रकृति के हैं। आपके रिलेशनशिप आपके घर वालों के, मतलब माता पिता के साथ अलग प्रकृति के हैं, भाई बहनों के साथ और बाहर के लोगों के साथ बहुत ही औपचारिक संबंध होते हैं हमारे। फिर संबंध दिखाई नहीं देते, इसलिए सामाजिक संरचना को अमूर्त कहते हैं, है ना। मूर्त मतलब भगवान की मूर्ति से आप इसे याद रख सकते हैं। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में बच्चे भूल जाते हैं कि अमूर्त का क्या मतलब हुआ। इसका सीधा सा मतलब है कि वो दिखाई नहीं देना, मूर्त दिखाई देती है ना हमें। ओके, नेक्स्ट है यूनिवर्सल, इसका मतलब है सभी समाजों की एक संरचना होती है। पश्चिमी समाज कैसे, उनकी संरचना थोड़ी अलग हो सकती है, क्योंकि देखिए वहाँ भौतिकवादी मूल्य, ठीक है, मटेरियलिस्टिक वैल्यूज है उनकी, वहाँ इंडिविजुअलिज्म की भावना बहुत ही प्रोमिनेंट है। भारतीय समाज में एक सामूहिक की भावना है हमारे यहाँ, समूह में रहना हम सबको बहुत पसंद है, त्योहारों को सेलिब्रेट करना, साथ साथ रहना। तो भारतीय समाज है आध्यात्मिकता, सामूहिकता, सहिष्णुता, विविधता। इस तरह से देखिए समाज की संरचना है वो सार्वभौमिक भी है, क्योंकि सभी समाजों की संरचना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो विशिष्ट भी है, डिस्टिंक्ट भी है। भारतीय समाज की संरचना पश्चिमी समाजों से अलग है ना। भारतीय समाज की संरचना की बात करें तो यहाँ पे पैट्रियार्की है ना बच्चों, महिलाओं की अत्यंत परिस्थिति है, और एक हमारा परंपरागत समाज है। परंपराओं को देखिए बहुत महत्व है, आज भी हमारे यहाँ विवाह की परंपराएं देखिए कितने भी आधुनिक हो जाए, लेकिन वही सब परंपराएं अभी भी जारी है। फिर प्री डिसाइडेड स्टेटस एंड रोल, ये बात कर चुके हैं हम, सबकी स्टेटस है, परिस्थिति है जिसे हम कहें, ये परिस्थिति अर्जित हो सकती है, अचीव्ड जिसे हम कहें, और प्रदत्त हो सकती है जो आपको स्वतः ही मिल गई, है ना। और हम सबके रोल्स हैं, भूमिकाएं हैं, हम सब अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। फिर सामाजिक संरचना एक इंटीग्रेटेड होल का ज्ञान कराती है, मतलब समाज की जो संरचना है ना वो एकीकृत है, संपूर्णता को प्रदर्शित करती है वो, लेकिन बच्चों वो डिविजिबल भी है। हम समाज के टुकड़ों में भी उसे हम देख सकते हैं, जैसे भारतीय समाज के खंड कौन से हैं? ग्रामीण समाज, जनजातीय समाज आदि। फिर हम देखते हैं टुगेदरनेस, मतलब सामाजिक संरचना का मतलब होता है टू कम टुगेदर, लोग एक साथ आते हैं तभी तो संरचना बनती है। वो क्यों आते हैं एक साथ? क्योंकि इसी से उनकी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसलिए बच्चों
जब आप सामाजिक संरचना को पढ़ते हैं तो प्रकार्य या कार्य का डिस्कशन भी बहुत जरूरी है, जिसे हम कहें फंक्शन। ये भूमिका को हम फंक्शन कह सकते हैं, एक तरह से फंक्शनल पार्ट कह सकते हैं। तो प्रत्येक संरचना कोई ना कोई कार्य अवश्य करती है, जैसे कि सामाजिक संरचना के निर्माण करने वाली इकाई परिवार। परिवार कार्य करता है अनेक प्रकार के। क्या करता है? वेल बच्चों, क्या परिवार के बिना आप अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? आपकी पढ़ाई आपका परिवार ही तो उसका फाइनेंस करता है ना, उसका पैसा देता है आपको। भोजन बना बनाया आपको मिलता नहीं तो रेस्टोरेंट में ढाबे पे जाके खाना पड़ता है आपको। तो परिवार हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, परिवार के सदस्यों की ही नहीं, कम्युनिटी और देश की भी। देश के लिए परिवार अच्छे नागरिक तैयार कर रहा है, बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं उनसे। तो आपने देखा प्रत्येक संरचना के अनेक कार्य होते हैं। फिर हम बात करते हैं बाउंड्री मेंटेनेंस मैकेनिज्म, मतलब सीमाओं को बनाए रखने की प्रणाली। प्रत्येक समाज में एक ये मैकेनिज्म होता है, इस तरह की व्यवस्था होती है कि उसकी बाउंड्रीज मेंटेन रहे, है ना, कोई भी उसमें विघटन ना उत्पन्न हो बच्चों, डिसइंटीग्रेशन ना हो, समाज का विघटन ना हो। डिविजिबल ये बात मैं कर चुकी हूँ, मतलब खंडों में हम बांट भी सकते हैं, समाज को देख सकते हैं। फिर स्टेबल या डायनामिक, मतलब सामाजिक संरचना है ना वो स्थायी है। जैसे प्राचीन समय में भारतीय समाज था, एंशियंट टाइम्स में, आजादी के समय भी था, अब भी है, लेकिन ये डायनामिक है, बदल रहा है। प्राचीन भारतीय समाज बिल्कुल अलग था, महिलाओं की बहुत ही मतलब उच्च स्थिति थी, मैत्री, गार्गी, इन सब विदुषी महिलाओं का नाम आपने सुना है। आजादी के समय हमारा जो भारतीय समाज वो अलग था, महिलाओं की निम्न परिस्थिति थी, हम रूरल सोसाइटी थे प्रीडोमिनेंटली। इसके अलावा पेट्रियार्कल थे हम, परंपराओं में हम जकड़े हुए थे, बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स भी थी बच्चों, गरीबी की बहुत समस्या वर्तमान में भी है। लेकिन आधुनिक समाज को देखिए, बहुत बड़े बड़े नगर हैं हमारे यहाँ, मेट्रोस है, महिलाएं हैं वो वर्किंग वीमेन बन गई है ना, कामकाजी महिला की अवधारणा आ गई है, विवाह के स्वरूप, परिवार के स्वरूप सब कुछ बदल गया, जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो बच्चों हमारा समाज है बहुत ही डायनामिक है, मतलब स्टेबल होने के साथ साथ बहुत ही परिवर्तनशील है। और इसमें परिवर्तन क्यों आ रहे हैं? परिवर्तन के बहुत सारे कारक हैं, जैसे कि कुछ कारक हैं प्राकृतिक रूप से घटित होते हैं, जैसे कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है, समाज में बदलाव। देखिए कोरोना के समय समाज में कितना बदलाव आ रहा है, हमारे संबंधों की प्रकृति बदल गई है बच्चों, है ना। हमारी देखिए किस तरह से मतलब मनोरंजन के तरीके, कार्य करने के तरीके, हमारी कल्चर एकदम से चेंज हो गई है, राइट। तो समाज में बदलाव आते हैं प्राकृतिक कारणों से, या फिर हमारी गवर्नमेंट्स भी नियोजित तरीके से समाज में बदलाव लाना चाहती है, जिसे हम डेवलपमेंट प्लान्स कहें। पंचवर्षीय योजनाएं भारतीय उदाहरण है इसका। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आप हमारा देखिए। तो बच्चों इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, है ना। और जैसा एम.एन. श्रीनिवास ने कहा है, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकता, है ना, इन सब से भी समाज में बहुत बदलाव आ रहे हैं। तो हमारा जो समाज की संरचना है वो इन सब फैक्टर्स से बदल रही है। तो समाज है हमारा स्टेबल भी है और डायनामिक भी है। ये बात अगस्ट कॉम्ट भी कह चुके हैं कि सोसाइटी स्टैटिक भी है और डायनामिक भी है। ओके, तो आज की क्लास में हमने ये बात की, सोशल स्ट्रक्चर क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए। ओके, सो स्टूडेंट्स stay safe, stay motivated, keep learning. God bless you all. Thank you so much for being there. See you in the next class. Take care.